नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। मानव तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल, हर जिले में स्थापित होगी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। मतलब क्या, बच्चे को जो खरीद फरोख्त किया जाता है, आप अनुच्छेद भारत संविधान का अनुच्छेद 23 आप देखिएगा तो अनुच्छेद 23 में मानव का खरीद फरोख्त जो है, मतलब क्या, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खरीद कर बेचा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला कर कहीं ले जाया जाता है और उनका सौदा किया जाता है। तो इस संबंध में एक नया कानून के रूप में, वह कानून भारत में पहले से ही था, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक ज़िले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होगा जो इस पर ध्यान रखेगी। 8 मार्च को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहा था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार भी सजग है। गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल तेजी से की जा रही है। वास्तविक चीज़ है, सबसे अधिक जो खरीद फरोख्त होती है वह बच्चियों की ही होती है। वो और छोटे छोटे बच्चियों को उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से, चाहे गरीबी के कारण हो या और अन्य परिस्थितियों के कारण, वो अपने बच्चों को किसी के पास काम करने के लिए या किसी के पास पढ़ाई के लोभ से या आशा से भेजते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ले जाते हैं उनका इंटेंशन जो है वो अलग रहता है और वो उन बच्चियों से बड़े होने पर या नशा का सुई दिए जाने के बाद उन बच्चियों से वे लोग पैसा कमाते हैं। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो उन बच्चियों का शरीर का जो कुछ पार्ट्स है उसे बेच दिया जाता है। तो गृह मंत्रालय ने 8 मार्च 2021 को यह जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन उपकरणों के प्रभावी उपयोग की जोरदार सिफारिश की है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने बताया कि यौन अपराध के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली ITSSO सहित कई IT पहल, यौन अपराधों का राष्ट्रीय डेटाबेस, अपराध बहु एजेंसी केंद्र और नई नागरिक सेवाओं को समय पर और प्रभावी जांच के लिए लिया जाएगा। तो यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को एक एकल गैर चूक योग्य आरक्षित निधि, सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दी है। किसे? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को। 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से अधिक परिवारों के पास अब एक नल कनेक्शन, कितने परिवारों के पास? तो 7 करोड़ परिवारों के पास अब एक नल कनेक्शन है। किसके तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन जो है वो प्रदान किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं जो पानी की कितनी कमी हो रही है। पूरे विश्व में 8वें स्थान पर भारत का स्थान है पानी में। मतलब क्या है, पानी की कमी जो है भारत में भी लगातार संकट गहरा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो पानी का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और पानी की अत्यधिक बर्बादी कर रहे हैं, जो आगे चलकर बहुत ही विषम और बहुत ही विकट परिस्थिति यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इस मिशन की घोषणा की गई थी। 18.9 करोड़ में से ग्रामीण केवल 3.2 करोड़ घरों में नल कनेक्शन थे और इस प्रकार लगभग 15.70 करोड़ घरों में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जो 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करता है। इसके बाद तेलंगाना का स्थान है। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो देश का पहला राज्य बन गया है 100% नल का जल कनेक्शन देने वाला? तो गोवा। दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य है तेलंगाना। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे।
जल जीवन मिशन जो है यह एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य कब तक, 2024 तक हर घर में नल के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना है। इस मिशन की 15 अगस्त 2019 को की गई। इस मिशन की शुरुआत कब की गई, 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य कब तक है, 2024 तक। थोड़ा सा आप डेट और वर्ष जो है वो थोड़ा सा आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अक्षय पात्र अखिल महिला कला प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ललित कला अकादमी में अक्षय पात्र के रूप में नामित सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। कहाँ, तो अक्षय पात्र क्या है, तो अक्षय पात्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ललित कला अकादमी में अक्षय पात्र के रूप में नामित सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह कला प्रदर्शनी रविंद्र भवन दीर्घाओं में आयोजित की जा रही है और 20 मार्च 2021 को यह समाप्त हुई। यह कला प्रदर्शनी 12 देशों में लगभग 250 कलाकृतियों का प्रदर्शन करेगी। इसमें 29 प्रतिभाशाली महिला कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ भी शामिल हैं। यह कला प्रदर्शनी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को दुनिया भर के सामने आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रथाओं के बारे में बताएगी। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एकीकृत रेल मदद हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत रेल हेल्पलाइन नंबर 139 लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग यात्री के दौरान यात्रियों द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों, सहायता और शिकायतों के लिए किया जा सकता है। सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों को अब एक ही नंबर 139 में एकीकृत कर दिया गया है। यह रेलवे यात्रा के लिए शिकायतों और पूछताछ के लिए कई हेल्पलाइन नंबरों के साथ मौजूद असुविधाओं को दूर करने के लिए किया गया था। यह एकीकृत हेल्पलाइन नंबर यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ में मदद करेगा। जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सूचित करने के लिए रेलवे ने वन रेल वन हेल्पलाइन 139 नामक एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया है। तो यह भी आप यहाँ साथ साथ याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सभी योजनाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को उनके प्रभावी क्रियान्वयन और कार्यक्रमों के लिए 3 छाता योजना के अंतर्गत वर्गीकृत करने की घोषणा की। मिशन 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। किसके द्वारा, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो 3 योजना था उसे 3 भागों में बांटा गया। मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। महिला और बच्चे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में महिलाओं और बच्चों की संख्या 67.7% है। इसलिए महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण और संरक्षण और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना भारत के सतत और न्यायसंगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता और अवसर के संबंध महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। एक समावेशी समाज बनाने की भी आवश्यकता है जिसमें महिलाओं और लड़कियों को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। मिशन 2.0 सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान की विदाई के बाद मिशन 2.0 शुरू कर रही है। मिशन वात्सल्य, यह मिशन बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य शुरू किया जा रहा है। देखिए यहाँ सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है या आपको दे दिया जाएगा कि मिशन वात्सल्य क्या है। तो यह जो है यह बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक पहल है कि क्या, तो बच्चों की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए गूगल ने वुमेन विल ऐप या विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कब, तो महिला दिवस पर। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को एक नया वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल लॉन्च किया। यह मंच भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वह त्वरित कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सके। किसके लिए शुरू किया गया, तो महिलाओं के लिए। कब शुरू किया गया, तो 8 मार्च 2021 को। 8 मार्च से क्या बनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। किसने शुरू किया, तो गूगल ने शुरू किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देश में भिखारियों के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं। इस लिस्ट में टॉप पर पश्चिम बंगाल है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 4,13,670 भिखारियों की संख्या है, जिसमें 2,21,773 पुरुष और 1,91,997 महिला भिखारी हैं। सबसे ज़्यादा भिखारी 81,244 भिखारी पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा भिखारी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम भिखारी वाला राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जहाँ सिर्फ 2 भिखारी हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा को इस बारे में सूचना दिया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 2 चरणों में होगी जनगणना। जाति आधारित जनगणना 2021 के आंकड़े जारी करने का प्रस्ताव नहीं। केंद्र सरकार ने 2 चरणों में जनगणना 2021 के आयोजन का फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एक चरण में मकानों की गिनती और आवास जनगणना, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या जनगणना कराई जाएगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पहले चरण के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भी अपडेट करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना संकट के चलते जनगणना का पहला चरण और NPR का अपडेशन समेत अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को स्थगित कर दिया। क्यों? तो कोरोना महामारी के कारण। वहीं समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सरकार ने यह कहा कि वर्तमान में 2011 में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर करंट अफेयर्स है इस वर्ष का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में होने वाले विभिन्न आयोजनों की नीतियों और योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया। पद यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया। उन्होंने इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित किया। तो आज़ादी महोत्सव क्या है या अमृत महोत्सव क्या है? तो आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा यह अमृत महोत्सव मनाया गया। इसकी शुभारंभ या इसको हरी झंडी दिखा कर कहाँ? तो अहमदाबाद के गुजरात, मतलब कि गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर पद यात्रा को दिशा निर्देश दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। महोत्सव का शुभारंभ 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले 12 मार्च को किया गया। यह भी यहाँ से आप याद रखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव का थीम क्या है? थीम बहुत पूछा जाता है आपसे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का थीम इस मेगा इवेंट में इंडिया @75 थीम के तहत नियोजित गतिविधियों जैसे वेबसाइट, फिल्म, आत्मनिर्भर चरखा, गीत और आत्मनिर्भर इक्यूवेटर के उद्घाटन जैसे अनेक कार्यक्रम शामिल होंगे। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल बाला साहेब गुरुद्वारा में खोला गया। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खोला गया? तो बाला साहेब गुरुद्वारा में खोला गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने दिल्ली के बाला साहेब गुरुद्वारा में भारत के सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। 27वें हुनर हाट का आयोजन कब किया गया? तो 12 मार्च 2021 से कहाँ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। 27वें हुनर हाट का आयोजन 12 मार्च से भोपाल मध्य प्रदेश में स्वदेशी और स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्धता, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प के साथ शुरू किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भोपाल के लाल पैरेड ग्राउंड में 21 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल विषय पर 27वें हुनर का आयोजन किया गया। भोपाल में होने वाले हुनर हाट में 31 से ज़्यादा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज़्यादा कारीगर और शिल्पकार से हिस्सा लेंगे। कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। कौन सा? तो 27 हुनर हाट। मेरा राशन मोबाइल ऐप
सरकार ने 12 मार्च 2021 को देश में मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कब? तो 12 मार्च, याद रखेंगे, 12 मार्च 2021 को मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा राशन मोबाइल ऐप, यह इस तरह से इसका लोगो बनाया गया है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इस ऐप को सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर विकसित किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप सरकार ने किसके साथ लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ लॉन्च किया। यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली संबंधी सेवाओं की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को 14 भाषाओं में, कितने भाषाओं में मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप कितने भाषाओं में है? तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 14 भाषा में है यह। कितने भाषाओं में? 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया। वर्तमान में यह अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। इस ऐप की मदद से लाभार्थी आसानी से खाद्यान्न पात्रता, हालिया लेन देन और उनकी आधार सीडिंग की स्थिति का विवरण देख सकते हैं। प्रवासी लाभार्थी इस एप्लीकेशन की सहायता से अपना प्रवासन विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। लाभार्थी अपने सुझाव या प्रतिक्रिया भी दर्ज करा सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए यह लॉन्च किया गया। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के, अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के मामले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में कहाँ? तो पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है यह। और पूरा दुनिया में सबसे बड़ा तो सिंगापुर विकसित कर रहा है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हेलिंग सेंटर का उद्घाटन कालिका उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके रिवाइटलाइज प्रभाव पर शोध के साथ वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। यह लगभग 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। मतलब किस राज्य में? तो उत्तराखंड में कहाँ? तो रानीखेत में। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर से यह सब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। फॉरेस्ट हेलिंग सेंटर कहाँ? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2021 को 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर कार्यक्रम के दौरान या प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो आप कह सकते हैं मैत्री सेतु का उद्घाटन किन दो देशों के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी, किस नदी पर? तो फेनी नदी पर बनाया गया। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपये की लागत से किया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के शबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। अत्यंत महत्वपूर्ण। मैत्री सेतु किस नदी पर है? तो फेनी नदी बनाया गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है। दूसरी बात, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भारत के किस शहर को और बांग्लादेश के किस जगह को जोड़ता है? तो भारत के शबरूम को जो बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। इस उद्घाटन के साथ त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि सबरूम से चटगांव की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग निलंबित किया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया है
जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद किया गया है। तो थोड़ा सा बस आप यह याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया गया है। म्यांमार में सेना ने सरकार पर अधिकार कर लिया और 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में एक राज्य आपातकाल की घोषणा की गई थी। सेना का दावा है कि सरकार म्यांमार में कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने में विफल रही है। सेना ने म्यांमार के संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार देश को अपने कब्जे में ले लिया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 417 के अनुसार। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड ने 7 मार्च 2021 को सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। यह विवादास्पद प्रस्ताव एक जनमत संग्रह के बाद पारित किया गया, जिसे में लगभग 51.21% मतदाताओं ने समर्थन दिया था। सार्वजनिक रूप से फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने का यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपल्स पार्टी इसी समूह द्वारा पेश किया गया था। कौन सा देश? तो स्विट्जरलैंड। तो आज हम लोग कुछ मार्च के 14 से लेकर 20 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए और यह विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जहाँ से आपके एग्जाम में काम हो। पूरी कहानी की तरह पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप पे आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।